मैंने आज 1 रुपया डोनेट किया और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कल आज का डबल यानी कि 2 रुपये डोनेट करूंगा और परसों मैं कल का डबल यानी कि 4 रुपये डोनेट करूंगा और उसके अगले दिन मैं परसों का डबल यानी कि 8 रुपये डोनेट करूंगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं जो पैसे डोनेट करूंगा वो पिछले दिन से डबल करूंगा। अगर आज 1 तारीख है और इस महीने में 30 दिन है तो आप मुझे बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए कि 30वें दिन में कितने पैसे डोनेट करूंगा, पहला क्वेश्चन। और दूसरा कि इस महीने में टोटल इस तरीके से मैं कितने पैसे डोनेट करूंगा, टोटल सम बताइए। वेलकम टू रिश्तू एकेडमी, स्वागत है आपका। इसको जल्दी से सॉल्व करने की एक छोटी सी ट्रिक है और उस ट्रिक का नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हमारा आज का टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आइए देखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या चीज है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक सीरीज है जिसमें कोई भी टर्म को अगर आप उससे पिछली वाली टर्म से डिवाइड करते हैं तो जो रेशो आता है वो कांस्टेंट रहता है। पूरी सीरीज में रेशो कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल 2, 4, 8, 16, 32 डैश डैश डैश। यहां पर आप कोई भी टर्म ले लीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने 4 टर्म ली, उससे जो पिछली वाली टर्म है वो 2 है, तो आपने 4 को 2 से डिवाइड करना है, यानी कि किसी भी टर्म को उसकी पिछली वाली टर्म से डिवाइड करना है तो जो रेशियो आएगा वो कांस्टेंट होगा। 2, 8 ले लीजिए, 8 से पिछली वाली टर्म कौन सी है, 4, तो आपके पास क्या आया, 2। अब आप 16 ले लीजिए, आपने 16 लिया और उससे प्रीसीडिंग टर्म यानी कि पिछले वाली टर्म कौन सी है, 8। आप देखेंगे यहां पर भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये जो हमारे पास रेशो है जो कॉन्स्टेंटली 2 आ रहा है, इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशो। दिस इज नॉन एज कॉमन रेशो। तो जीपी में फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं और कॉमन रेशो को आर से डिनोट करते हैं। आर दैट इज कॉमन रेशो, और इसकी वैल्यू हमेशा T2/T1 या T3/T2 या T4/T3, यानी कि कोई भी टर्म ले लीजिए और उसको प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड कर दीजिए, आपका कॉमन रेशो आ जाएगा, जिसको हम आर कहते हैं। एन इज नंबर ऑफ टर्म्स। तो जनरल टर्म्स का जो फॉर्मूला है दैट इज nth टर्म भी हम इसको कहते हैं। तो जनरल टर्म का जो फॉर्मूला है दैट इज Tn इज इक्वल टू ARn-1। फॉर एग्जांपल मुझे फोर्थ टर्म निकालनी है तो मैं लिखूंगा T4 इज इक्वल टू AR4-1, दैट इज AR रेज टू पावर 3 और AR क्यूब। जीपी जो बनती है वो हमेशा होती है A, AR, AR स्क्वायर, AR क्यूब डैश 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 ARn-1। जब भी जीपी बनेगी इस तरीके से बनेगी। ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है और ये nth टर्म है। अगर इफ L इज द लास्ट टर्म ऑफ जीपी, किसी भी जीपी में अगर लास्ट टर्म दे रखी है यानी कि लास्ट टर्म की वैल्यू दे रखी है, पोजीशन की बात नहीं कर रहा हूं, लास्ट टर्म की वैल्यू दे रखी है, तो उसका फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू ARn-1। मैं यहाँ पर पोजीशन के लिए क्यों मना कर रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल आपको 25th टर्म दे रखी है तो L की वैल्यू 25th नहीं है। 25th टर्म की जो वैल्यू है, मान लीजिए 25th टर्म की वैल्यू है 200, तो L आपका 200 होगा, 25 नहीं होगा आपका। I mean to say L is the value of last term, it is not the position of last term. उसके बाद अगर आपकी ABC, if ABC are in GP, मान लीजिए 3 टर्म्स है ये GP में है, तो B/A that is R, C/B that is also equal to R, तो ये बराबर होने चाहिए। यहां पर देख लीजिए B/A वो भी R के बराबर है, C/B वो भी R के बराबर है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आपको यहां पर देखेंगे आप B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, यानी कि जीपी के अंदर जो सेकेंड टर्म का स्क्वायर होता है वो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होता है। उसके बाद चलेंगे इन जीपी the two equations are solved by dividing the equation containing larger power of R by the equation containing smaller power of R। यानी कि जीपी के अंदर जब हमने दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो जिस इक्वेशन में R की ज्यादा वैल्यू है उसको ऊपर रखेंगे और जो कम वाली वैल्यू है उसको नीचे रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पर देखेंगे ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, तो यहां पर मैंने लिखा है हियर डिवाइड द इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 बिकॉज R⁴ इज ग्रेटर देन R³। तो जिस इक्वेशन में R की पावर बड़ी होगी उसको हम ऊपर रखेंगे और जिसमें R की पावर कम होगी उसको हम नीचे रखेंगे। इस तरीके से डिवाइड करेंगे।
वन मोर थिंग, पहली टर्म जो है जीपी में ए, दूसरी ए आर, तीसरी ए आर स्क्वायर और उसके बाद ए आर क्यूब एंड सो ऑन। तो जो लास्ट की टर्म होगी वो क्या होगी हमारी एल होगी, उससे पहले वाली टर्म क्या होगी एल अपॉन आर, उससे पहले वाली टर्म एल अपॉन आर स्क्वायर और उससे पहले वाली टर्म एल अपॉन आर क्यूब। इस तरीके से हम टर्म्स निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चंस में देखेंगे, अभी तो सिर्फ देख लीजिए आप, बाकी ये क्वेश्चंस में सारी चीजें दूर होंगी। एक न्यूमेरिकल देखते हैं, अगर आप यहां न्यूमेरिकल देखेंगे, which term of the series 1.6, 0.8, 0.4 dash 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 is 0.0125। हमें ये पता करना है कि जो 0.0125 है वो कौन सी टर्म है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें ये नहीं बताया कि एपी है या जीपी है, एपी भी तो हो सकती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये एपी है या जीपी है, चेक करेंगे। एपी में हम क्या देखते हैं, डी, एपी के अंदर जो डी होता है दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, वो पूरी एपी का सेम होता है, और जीपी के अंदर हम कहते हैं कॉमन रेशियो जो पूरी जीपी में सेम होता है। तो मैंने यहां पर पहले डी निकाला, और डी निकाला मैंने टर्म्स में, डी जो है दैट इज राइट टर्म माइनस लेफ्ट टर्म, ठीक है जी। डी निकाला मैंने, तो डी यहाँ पर अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब ये एपी नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा इट इज नॉट एन एपी। अच्छा, उसके बाद हम आर निकालेंगे, दैट इज कॉमन रेशियो। आर निकाला मैंने राइट टर्म डिवाइडेड बाई लेफ्ट टर्म, यानी कि एनी टर्म डिवाइडेड बाई प्रीसीडिंग टर्म, बात एक ही है। उनका रेशियो निकाला, पहले इन दोनों का रेशियो निकाला राइट टर्म डिवाइडेड बाई लेफ्ट टर्म, उसके बाद इसका निकाला राइट टर्म डिवाइडेड बाई लेफ्ट टर्म, दोनों का रेशियो निकाला मैंने कॉमन रेशियो, तो वो सेम आ गया। इसका मतलब ये है कि ये जीपी है। अगर ये जीपी है तो इन्होंने पूछा है कि कौन सी टर्म जो है 0.0125 होगी, यानी कि हमें एक टर्म निकालनी है, उस टर्म की पोजीशन बतानी है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे ए की जो वैल्यू वो यहाँ पर दे रखी है, फर्स्ट टर्म दैट इज 1.6, ये देखिए 1.6 इज फर्स्ट टर्म, आर वो हमने निकाला यहाँ पर 1/2 आ गया, और एल यानी कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जो टर्म दे रखी है हमें नहीं पता ये कौन सी टर्म है, बट अगर हम इसको लास्ट टर्म मान के चलते हैं, क्योंकि इससे बात कोई टर्म इन्होंने बताई नहीं है, तो हम इसको लास्ट टर्म मान के चलेंगे, यानी कि एल इज इक्वल टू 0.0125। बट हमारे पास फॉर्मूला है, एल का हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज ए आर एन माइनस 1। हमने एल की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, एल की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू 1.6 थी, आर की वैल्यू 1/2 था, एन माइनस 1 एज इट इज हमने लिखा, क्योंकि हमें नहीं पता इस जीपी में कितनी टर्म्स टोटल हैं, वही हमने निकालना है। तो आगे देखेंगे आप, लुक हियर, 1.6 जो था दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ आया, वो ट्रांसपोज किया उसको, तो डिवीजन में चला गया। और नेक्स्ट आप देखेंगे मैंने डेसिमल यहाँ पे रिमूव कर दिया, और 125 को मैंने 10,000 से डिवाइड कर दिया। उसका रीजन ये है कि डेसिमल के बाद यहाँ पर 4 डिजिट्स थे, 4 डिजिट थे, तो मैंने यहाँ पर 4 जीरो लगा दी, इसलिए 125 को 10,000 से डिवाइड किया। और उसके बाद 1.6 था, वहां पे भी डेसिमल रिमूव कर दिया, और एक प्लेस के बाद डेसिमल के बाद एक ही डिजिट था, तो मैंने यहाँ पर 10 से उसको डिवाइड कर दिया, और राइट साइड एज इट इज। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 125 अपॉन 10,000 इंटू 10 अपॉन 16, मैंने 16 अपॉन 10 को यहाँ पर रेसिप्रोकल कर दिया, वो 10 अपॉन 16 हो गया, जीरो के साथ जीरो कट गई, और 125 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 आता है, ये भी कट गया, और आपके पास राइट साइड एज इट इज। उसके बाद मैंने यहाँ के बाद इसको वहां सॉल्व किया है, दिस इज 1/8, यहाँ पर 1 होगा, नीचे 8 है, 1/8 इंटू 1/16 इक्वल 1/2 रेज टू पावर n-1। तो यहां देखेंगे 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3, 1/2 रेज टू पावर 3, 16 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 4, तो 1/16 हो गया 1/2 रेज टू पावर 4। राइट साइड हमने वैसे का वैसा रखा। अच्छा, इनकी जो पावर है, यहाँ पर 3 थी, यहाँ पर 4 है, तो फॉर्मूला लग गया हमारे पास x रेज टू पावर m इंटू x रेज टू पावर n इज इक्वल टू x रेज टू पावर m प्लस n। तो हमारे पास हो गया ये 1/2 रेज टू पावर 7। अच्छा, इसको हमने 1/2 रेज टू पावर 7 को हमने इस तरीके से लिखा 1/2 रेज टू पावर 7, क्योंकि 1 को अगर आप 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 ही आएगा। तो अगर आप यहां देखेंगे इस वाले स्टेप में देखेंगे, यहां पर हमारा बेस कॉमन है, सॉरी बेस हमारा सेम है और पावर्स अलग अलग हैं। तो मैंने यहां पर लिखा सिंस बेसिस आर इक्वल सो एक्सपोनेंट्स कैन बी इक्वेटेड। अगर बेसिस सेम हो तो जो पावर्स होती हैं उनको इक्वेट कर सकते हैं। बेस हमारे सेम थे, यहाँ पर भी 1/2 था, यहाँ पर भी 1/2 था, इसलिए हम पावर को इक्वेट करेंगे, बेसिस को यहाँ पर छोड़ देंगे।
तो मेरे पास 7 इक्वल टू n-1 हो गया, और 7 प्लस 1 इक्वल टू n, और n की वैल्यू आपके पास 8 आ गई। इसीलिए अब यहाँ पर जो 8th टर्म, यानी कि आंसर क्या हुआ, 8th टर्म जो थी वो थी 0.0125। क्वेश्चन में जो पूछा था कि 0.0125 कौन सी टर्म है, तो फाइनली आंसर आ गया कि वो 8th टर्म थी, क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू 8 आ गई है। अब हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये पीएसबीटी में दिसंबर 2023 में और दिसंबर 2018 में आया था। तो न्यूमेरिकल है, इफ द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 54 एंड सेवंथ टर्म इज रेसिप्रोकल ऑफ थर्ड टर्म, फाइंड द फिफ्थ टर्म। हमें यहाँ पर फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। जैसा कि आपको पता है, फर्स्ट टर्म को हम a मान लेते हैं और कॉमन रेशियो को हम r लिख लेते हैं, और जनरल टर्म का फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू ARn-1। तो इन्होंने यहाँ पर थर्ड टर्म की बात की कि जो थर्ड टर्म है उसकी वैल्यू 54 है, तो थर्ड टर्म यानी कि T3 दैट इज AR3-1, और ये हो गया आपके पास 3-1, यहाँ पर 2 आ गया आपके पास, दैट इज AR², यानी कि T3 की जो वैल्यू है वो AR² है। इसीलिए, और इन्होंने बोल रखा कि जो थर्ड टर्म है वो 54 है, तो थर्ड टर्म हमारे पास आ गई AR², और उसकी वैल्यू दे रखी 54, तो मैंने इक्वल टू 54 लिख दिया, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद इनका कहना है कि जो सेवंथ टर्म है वो थर्ड टर्म का रेसिप्रोकल है, यानी कि सेवंथ टर्म जो है वो हो जाएगा AR⁻6, क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 7 है, तो 7-1 6 हो जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा Tn इज इक्वल टू ARn-1, दैट्स व्हाई सेवंथ टर्म इज AR⁻6, और उसकी वैल्यू दे रखी है रेसिप्रोकल ऑफ थर्ड टर्म। थर्ड टर्म है 54, उसका रेसिप्रोकल कितना हो गया 1/54। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेवन टर्म है दैट इज इक्वल टू 1/54, दैट्स व्हाई यहाँ पर मैंने लिखा है AR⁻6 इक्वल टू 1/54, इक्वेशन नंबर 2। मुझे पता है कि R की जो पावर है वो 6 है, और इक्वेशन 1 में R की जो पावर है वो 2 है, तो इस यहाँ पर ज्यादा है, इसीलिए मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करूंगा, तभी यहाँ पर लिखा है डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। अच्छा, जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पहले लिखेंगे, ये आपने इक्वेशन 2 को ऊपर लिखा और नीचे आपने इक्वेशन 1 को लिखा, और आप देखेंगे a से a आपका कट गया, यहाँ पर R² था और ऊपर R⁻6 था, यानी कि 2 वहां से भी कट गए तो 4 बच गया आपके पास फाइनली बचा R⁻4। 2 यहाँ पे जो थे वो 2 ऊपर कट गए, इसलिए R⁻4 आपके पास अभी बाकी है, तो R⁻4 इक्वल टू, क्योंकि आप डिवाइड कर रहे हैं तो 1/54 होएगा। क्यों? क्योंकि 1/54 तो ऊपर था ही था, आप इसको इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिवीजन का सिंबल भी आ गया, वो डिवीजन का सिंबल मैंने यहाँ लगा दिया, इसीलिए 1/54 आ गया। R⁻4 इक्वल टू, अब इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/54 एज इट इज लिखा, जो नीचे 54 था यानी कि 54/1 मान के चलिए, वो जब रेसिप्रोकल होएगा वो 1/54 हो जाएगा। तो आपके पास R⁻4 जो 4 था उसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये देखिए R⁻4 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आपको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बात ये की है। तो मैंने R⁻4 को इस तरीके से लिखा और 1/54 को मैंने इस तरीके से लिख दिया। यहाँ पर आप देखेंगे दोनों के जो एक्सपोनेंट्स हैं वो इक्वल हैं, अगर एक्सपोनेंट्स इक्वल हैं तो आप बेस को इक्वेट कर सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर भी स्क्वायर था, यहाँ पे भी स्क्वायर था, इन दोनों को छोड़ दिया और R² इक्वल टू 1/54 लिख दिया, यानी कि मैंने दोनों के एक्सपोनेंट को यहाँ पर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अगर आपके एक्सपोनेंट सेम है तो आप बेस को इक्वेट कर सकते हैं, इसलिए मैंने बेस को इक्वेट किया, R² इज इक्वल टू 1/54 हो गया। यहाँ पर लिखा भी है मैंने नीचे रीजन, और R इक्वल टू 1/54 अंडर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1/54। 54 के आपने फैक्टर बनाए, दैट इज 2 × 3 × 3 × 3, फैक्टर बना के आप देख लेंगे। तो यहाँ पर जो पेयर बन रहा है वो 3 × 3 का बन रहा है, तो वो जो 3 था उसके ऊपर से स्क्वायर रूट से वो रिलीज हो गया, वो बाहर आ गया आपका, और क्योंकि 2 और 3 जो है वो पेयर नहीं बना पा रहे हैं, तो आपने उसको मल्टीप्लाई करके एज इट इज उसके ऊपर स्क्वायर रूट रखा, और ए का जो स्क्वायर रूट होता है वो एक ही होता है, इसलिए एक भी जो है वो स्क्वायर रूट से फ्री हो गया, और जो आपका 3 था वो भी स्क्वायर रूट से फ्री हो गया, बट 2 और 3 जो उसके ऊपर अभी भी स्क्वायर रूट लगा रहेगा। इसी स्टेप के 2 तरीके, या तो इस तरीके से सॉल्व कीजिए या फिर इस स्टेप को इस तरीके से सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर जो ये स्क्वायर था ये दूसरी तरफ जाके क्या बन गया,
स्क्वायर रूट बन गया, मैंने इसको ट्रांसपोज किया, ये स्क्वायर रूट बन गया, और 1/54 इंटू 1/54 यहाँ पर पेयर बन गया, तो वो स्क्वायर रूट से रिलीज हो गया, दैट इज 1/54 आ गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/54, और स्क्वायर जो था वो दूसरी तरफ चला गया, रूट बन गया। यहाँ देखेंगे आर इक्वल टू 1/54 के आपने फैक्टर्स बनाए सेम, और यहाँ पर आपके फैक्टर जो है वो 3 इंटू 3 इसका पेयर बन गया, बाकियों का पेयर बना नहीं, जिसका पेयर बना वो बाहर आ गया, 3 का पेयर बन गया था, बाहर आ गया था, एक का स्क्वायर रूट एक ही होता है, और 2 इंटू 3 जो था उसका पेयर नहीं बन पाया इन दोनों का, तो वापस मल्टीप्लाई होके 6 अंडर रूट बन गया। तो आर की वैल्यू आपके पास आ गई 1/3 इंटू रूट 6। नेक्स्ट देखेंगे, अब हमने जो आर की वैल्यू है वो डालनी है इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास कौन सी थी, यहाँ देखिए, इट वाज इक्वेशन 1। इस वाली इक्वेशन में हमने आर की वैल्यू डाली है a इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 1/3 इंटू रूट 6, उसकी वैल्यू डाली इक्वल टू 54। स्क्वायर जब आप करेंगे 3 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 9, और 6 का स्क्वायर हो गया 36 अंडर रूट इक्वल टू 54। ए का आपने a लिखा, और 36 का जो स्क्वायर रूट है वो होता है आपका 6, तो 9 इंटू 6 कितना हो गया 54, मल्टीप्लाई करके मैंने सीधे यहाँ पर 54 लिख दिया, इक्वल टू 54। ये वाला जो 54 था नेक्स्ट स्टेप में ये दूसरी तरफ चला गया, ए का ए यहीं पे रह गया, जो 54 था वो डिवाइड हो रहा था, जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, ट्रांसपोज होकर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे मल्टीप्लीकेशन में चला गया, ए इक्वल टू 54 स्क्वायर लिख दिया मैंने, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा था, मैंने स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पर ए की वैल्यू मेरे पास जो आई है वो 54 स्क्वायर आई है। उसके बाद उन्होंने पूछा था फिफ्थ टर्म, तो हम फिफ्थ टर्म देखो कैसे निकालेंगे, T5 इज इक्वल टू AR 5-1, जनरल टर्म का फॉर्मूला है। फिफ्थ टर्म हमारे पास आ गई AR रेज़ टू पावर 4, बिकॉज 5-1 इक्वल टू 4 हो गया। तो अब हम इसमें A की वैल्यू डालनी है, A की वैल्यू हमारे पास आई है 54 का स्क्वायर, तो हमने A की वैल्यू यहाँ पर डाली 54 का स्क्वायर इंटू R रेज़ टू पावर 4, R की वैल्यू 1/3 रूट 6, तो मैंने यहाँ पर R की वैल्यू डाली, रेज़ टू पावर 4 कर दिया, 54 इंटू 54 इंटू, यहाँ देखिए 3 को अगर आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे वो 81 आ जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज 1/81 इंटू 6 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 6 रूट को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 36 का रूट, और दोबारा से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 36 का रूट, यानी कि 4 बार आपने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे 36 का स्क्वायर रूट 6 हो गया, और इस 36 का स्क्वायर रूट भी 6 हो गया, 6 इंटू 6 कितना हो गया 36, इसलिए यहाँ पर 36 लिखा गया है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे इसकी जगह 36 आ गया, और उसके बाद यहाँ पर 81 को मैंने स्प्लिट कर दिया 9 इंटू 9 में, और 36 को स्प्लिट कर दिया 6 इंटू 6 में। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 9 इंटू 6 54, ये 54 नीचे से कट गया। यहाँ पर आप दोबारा देखेंगे 9 इंटू 6 54, ऊपर के 54 से कट गया, तो फाइनली आपकी जो फिफ्थ टर्म थी वो एक आंसर आ गया। आप देखेंगे मल्टीप्लाई करके देख लो, चाहे ये आपस में कट जाएंगे और आपके पास आंसर जो है वो एक आ जाएगा। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर आज महीने की पहली तारीख है और मैं आज 1 रुपया डोनेट करता हूं, और कल इसका डबल 2 रुपये डोनेट करता हूं, और परसों कल का डबल 4 रुपये डोनेट करता हूं, और उसके अगले दिन परसों का डबल यानी कि 8 रुपये डोनेट करता हूं, और मैं इसी तरीके से इस क्रम को जारी रखता हूं, तो आप बताइए मैं महीने के 30वें दिन कितने पैसे डोनेट करूंगा। पहला सवाल था, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले दिन मैंने 1 रुपया डोनेट किया, उसके अगले दिन मैंने 2 रुपये डोनेट किए, और उसके अगले दिन मैंने 4 रुपये डोनेट किए, और उसके अगले दिन मैंने 8 रुपये डोनेट किया, और इसी तरीके से मैं डोनेट करता जा रहा हूं। तो आप देखेंगे ये एक जीपी है, दैट इज ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। कैसे? इसमें फर्स्ट टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 आ गई, और कॉमन रेशो देखेंगे 2/1 और 4/2 इक्वल टू 2। कॉमन रेशो हमारा 2 आ रहा है। क्यों 2 आ रहा है? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट डे जो पैसे डोनेट करूंगा वो पिछले डे से डबल करूंगा, दैट्स वाई यहाँ पर जो कॉमन रेशो है वो 2 आ रहा है। और मैं ये कब तक, ये पैसे मैं कब तक डोनेट करूंगा? 30 डेज तक। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस महीने में 30 डेज हैं। यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 30 है, तो मुझे 30th टर्म निकालनी है कि 30वें दिन में कितने पैसे डोनेट करूंगा, और वो होगा AR 30-1, यानी कि T30 की जो वैल्यू है वो AR 29 आ जाएगा, AR रेज़ टू पावर 29।
इसमें वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू है 1, r की वैल्यू है 2 रेज टू पावर 29। तो अब देखेंगे जरा 2 रेज टू पावर 29 कितना आंसर आता है, कैलकुलेट करके देखते हैं। लेट अस सी 2 रेज टू पावर 29, ये आ रहा है आपका, दैट इज 53 करोड़ 68 लाख 70,912 रुपीज। ये 13th डे को मुझे इतने पैसे डोनेट करेंगे। दिस इज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। सोच नहीं सकते हम कितने पैसे बन जाएंगे 30वें दिन अगर हम डेली पिछले का डबल दान करते हैं। तो आप देखेंगे ये आंसर है आपका, इतने पैसे हमें डोनेट करने पड़ेंगे अगर हम इसी क्रम से डोनेट करते हैं। तो दैट इज 30वें दिन हम कितने पैसे डोनेट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ईपीजीपी के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए और ज़्यादा न्यूमेरिकल, सॉल्व न्यूमेरिकल देखने हैं आपने, तो आप अपने मोबाइल में रिश्तु एकेडमी की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। रिश्तु एकेडमी ऐप जो है वो दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। आप चाहें तो इसे एंड्रॉयड में डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप एप्पल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है और iOS स्टोर में भी अवेलेबल है। अगर आप iOS स्टोर से इसको डाउनलोड कर रहे हैं तो माई इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसमें ORG कोड पूछा जाएगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछा जाएगा। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड जो है वो है QCYEQY, सारा ये स्मॉल लेटर्स में है। इसको डालिए, आप लॉग इन हो जाएंगे। बाकी एंड्रॉयड में तो डायरेक्टली आप अपना फ़ोन नंबर डालेंगे तभी लॉग इन हो जाएंगे। तो वहाँ पर आप हमारे जो कोर्सेज हैं वो परचेज कर सकते हैं, मैथ्स के कोर्सेज भी परचेज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी। जीपी के अंदर n टर्म्स का सम हम कैसे निकालते हैं। अगर पहला केस है, अगर r की वैल्यू 1 से कम है, इफ r इज लेस देन 1, यानी कि कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से कम है, तो सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस r। या तो ऐसे हम लिख सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास L दे रखा हो, अगर वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म दे रखी हो, तो सीधा फॉर्मूला लगेगा Sn इज इक्वल टू a माइनस आर एल अपॉन 1 माइनस आर। अगर L दे रखा है तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, L नहीं दे रखा है तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। कब? जब r की वैल्यू लेस देन 1 हो। अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो फिर सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला कैसा होगा, a इंटू r रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अगर L दे रखा है तो फिर हम क्या करेंगे, आर एल माइनस ए अपॉन आर माइनस 1, फिर ये फॉर्मूला हमारा लगेगा। अगर L दे रखा है तो इसको कैसे याद रखेंगे, अगर r की वैल्यू 1 से कम है तो आप देखेंगे कि यहां पर 1 में से हम r को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहां पर भी आप देखेंगे 1 में से r को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर r की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो हम r में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि r की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो r में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहां से आप थोड़ा सा इस फॉर्मूले को रट सकते हैं। उसके बाद चलेंगे, नेक्स्ट इज इनफाइनाइट सीरीज। ऐसा सीरीज जिसमें नंबर ऑफ टर्म जो है वो अनलिमिटेड होती है उसको हम इनफाइनाइट सीरीज बोलते हैं। और इनफाइनाइट सीरीज में r की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। उसका रीजन है, कोई भी चीज जिसकी वैल्यू 1 से कम होती है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं किसी भी चीज से, वो वैल्यू बढ़ती नहीं है बल्कि वो घट जाती है। ये थोड़ा सा आगे चलेंगे, जब मैं आपको बाइनोमियल कराऊंगा तो बाइनोमियल में एक बार समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। इसीलिए इनफाइनाइट सीरीज में r की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, ये आपने याद रखना है। और सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला है s इंफिनिटी। अगर आप यहाँ देखेंगे s सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, दैट इज इंफिनिटी लिखा है मैंने यहाँ पर, इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r, और ब्रैकेट में लिखा है r इज लेस देन 1। इनफाइनाइट सीरीज के केस में r की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे चलेंगे, इफ a प्लस b प्लस c आर इन जीपी, 3 टर्म्स अगर ये जीपी में है तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक फर्स्ट टर्म को आप k से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड टर्म को भी आप k से मल्टीप्लाई करते हैं, थर्ड टर्म को भी आप k से मल्टीप्लाई करते हैं, तो भी वो जीपी में ही रहेगी, वो जीपी ही होगी। उसके बाद अगर आप फर्स्ट टर्म को k से डिवाइड करो, सेकंड टर्म को भी k से डिवाइड करो, थर्ड टर्म को भी k से डिवाइड करो, तो भी वो आपकी
जीपी ही रहेगी। नेक्स्ट, अगर हमने जीपी में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी हो तो मान लीजिए मुझे जीपी में 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है या 3 नंबर्स फाइंड आउट करनी है, तो मैं 3 नंबर कौन कौन से लूंगा, ए अपॉन आर, कॉमा ए, कॉमा ए आर, ये 3 टर्म्स लूंगा मैं अगर मुझसे पूछा गया हो कि जीपी में 3 टर्म्स निकालिए। अगर 5 टर्म्स पूछा गया हो तो 5 टर्म्स कैसे करेंगे, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर स्क्वायर। तो ये पांचों टर्म्स अगर हमें 5 पूछी गई है तो हम यहां से ये 5 टर्म्स निकालेंगे। अगर ऑड नंबर्स मतलब 1 टर्म, 3 टर्म, 5 टर्म अगर ऐसी पूछी गई है तो इस तरीके से आप कंसीडर करेंगे। और अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स पूछी गई है जीपी में कि आप 2 टर्म्स निकालिए, 4 टर्म्स निकालिए, या 2 नंबर निकालिए, 4 नंबर निकालिए, तो उसके लिए अगर हमारे से 2 नंबर पूछेंगे, 2 टर्म्स निकालनी है हमें, तो कैसे करेंगे, ए अपॉन आर और दूसरा ए आर, ये 2 टर्म्स हो जाएंगी, ए अपॉन आर और ए आर, ये 2 टर्म्स हो जाएंगी। अगर 4 टर्म्स पूछी हैं तो फिर यहां से लेकर यहां तक कैसी, ए अपॉन आर क्यूब, कॉमा ए अपॉन आर, कॉमा ए आर क्यूब, 4 टर्म्स इस तरीके से करनी है। अगर 6 टर्म्स पूछी हैं तो कैसे करेंगे, ए अपॉन आर रेज़ टू पावर 5, कॉमा ए अपॉन आर क्यूब, कॉमा ए अपॉन आर, कॉमा ए आर क्यूब, कॉमा ए आर रेज़ टू पावर 5। यानी कि 2 नंबर के लिए ये वाले, 4 नंबर के लिए यहां से यहां तक, और 6 नंबर के लिए यहां से यहां तक आपको सारे नंबर कंसीडर करने हैं। ऑड नंबर के लिए ऊपर वाला तरीका यूज करना है और इवन नंबर के लिए नीचे वाला तरीका यूज करना है। इसके बाद अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जो मई 2023, मई 2022, जनवरी 2022, नवंबर 2021 और मई 2018 में आ रखा है। द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी एक्सीड्स इट्स सेकंड टर्म बाय 2, यानी कि फर्स्ट टर्म जो है एक जीपी की वो सेकंड टर्म से 2 ज्यादा है। एंड सम टू इन्फिनिटी इज 50, अगर हम सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स करते हैं तो वो 50 है। फाइंड द जीपी, आपको जीपी फाइंड आउट करनी है। द रिक्वायर्ड जीपी विल बी ए अपॉन आर, कॉमा ए आर। इसका मतलब ये है कि हम जीपी में 3 टर्म्स यहाँ पर ले रहे हैं, क्योंकि जनरली जब हम आंसर लिखेंगे 2-3 टर्म्स तो जीपी की लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 टर्म्स ले ली और 3 टर्म्स का मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला बता चुका हूँ कैसे हम 3 टर्म्स लेते हैं। तो मैं ये मान के चला हूँ कि ये जीपी में है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में बोला होगा कि जो फर्स्ट टर्म है वो सेकंड टर्म से 2 ज्यादा है, यानी कि अगर आप फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर 2 आना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म हमारी ये वाली है, दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म। तो अगर फर्स्ट टर्म से हम सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 आना चाहिए। यहाँ पर मैंने वही किया है, अगर आप यहाँ देखेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर सेकंड स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में मैंने ए कॉमन ले लिया और उसके बाद ए को मैं दूसरी तरफ ले गया। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, दूसरी तरफ ये डिवीजन में चला गया। इक्वेशन नंबर 1 इसको लिख दिया। उसके बाद जो क्वेश्चन में कहा है वो है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, वो 50 के बराबर दिया है। यानी कि अगर आप इनफाइनाइट टर्म्स का सम करते हैं तो वो 50 आंसर आ रहा है। हमारे पास एक फॉर्मूला है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालने का फॉर्मूला है एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। तो मैंने यहाँ पर एस इन्फिनिटी की जगह लिख लिया ए अपॉन 1 माइनस आर इक्वल टू 50। ये भी क्वेश्चन में इन्होंने कहा था, तो यहाँ पर ए मैंने यही रखा, 1 माइनस आर जो है वो दूसरी तरफ मल्टीप्लिकेशन में चला गया, और जो 50 था इस स्टेप में यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ में नीचे ले आया, उसको डिवीजन में ले आया ट्रांसपोज करके, और मेरे पास यहाँ पर 1 माइनस आर रह गया। 1 माइनस आर पूरी की पूरी इक्वेशन जो है मैंने राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड ले गया मैं, और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड ले गया, और इक्वेशन बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को देखो और आप इक्वेशन नंबर 1 को देखो, ये रही इक्वेशन नंबर 1, इनका जो लेफ्ट साइड है वो बराबर है। इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मैंने दोनों को कंपेयर किया, यानी कि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कैंसल आउट हो गए, राइट हैंड साइड को आप इक्वेट करेंगे। इसीलिए यहाँ पर देखेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 से जो राइट हैंड साइड में वो 2 अपॉन ए था, और इक्वेशन नंबर 2 में राइट हैंड साइड में जो है वो ए अपॉन 50 था। तो ये इक्वेट कर दिए हमने यहाँ पे। इस तरीके से हम इनको कंपेयर करते हैं, इक्वेट कर लिए। उसके बाद आप देखेंगे ए इंटू ए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए स्क्वायर हो गया, 50 इंटू 2 आपका 100 हो गया। ए आपके पास हो गया 100 अंडर रूट, क्योंकि जो यहाँ स्क्वायर था जब वो दूसरी तरफ जाएगा ट्रांसपोज होगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ए की वैल्यू प्लस माइनस 10 आ गई, क्योंकि जो 100 है
अगर आप 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 100 आता है, -10 को -10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 100 आता है, इसलिए 100 का जो रूट है वो +-10 होएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हमने a की वैल्यू डाली और इक्वेशन 1 हमारी थी 1 माइनस r इक्वल टू 2 अपॉन a था और a की वैल्यू हमारे पास +-10 हमने डाल दी। अब यहाँ पर हम क्योंकि a की वैल्यू 2 है, प्लस भी है माइनस भी है, तो इसलिए हम एक बार a की प्लस वैल्यू से देखेंगे आंसर और एक बार हम देखेंगे a की माइनस वैल्यू से। तो दोनों बार हमने दोनों जो वैल्यूज थी वो हमने डाल दी। तो यहाँ देखेंगे इस वाले में मैंने a की प्लस वैल्यू डाली है 1 माइनस r इज इक्वल टू 2/10। तो जो 2/10 था मेरा RHS में उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आया, वो प्लस में था, यहाँ पर क्या हो गया माइनस हो गया, और r यहाँ पर माइनस में था वो दूसरी तरफ चला गया तो प्लस में हो गया। एलसीएम ले लिया, 10 एलसीएम आ गया और मैंने यहाँ पर 10 को 1 से डिवाइड किया तो 10 नहीं आएगा और उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 इंटू 1 10 हो गया, माइनस 10 को 10 से डिवाइड किया 1 आया और उसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। तो ये हो गया 10 माइनस 2/10 इक्वल टू r, 8/10 हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, 4 और 5 आ गए r की वैल्यू, और r की वैल्यू आ गई आपके 4/5। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे जब a की वैल्यू हम -10 डाल रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे 1 माइनस r इक्वल टू 2/-10, 1 माइनस r, माइनस नीचे था इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं, -10 के साथ लगा था इसको ऊपर ले जा सकते हैं, -2/10 हो गया। और उसके बाद मैंने क्या किया, r को मैं दूसरी तरफ ले गया राइट हैंड साइड और -2/10 को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर आया, इसलिए इनके साइन चेंज कर दिए। यहाँ से जब ये -2/10 लेफ्ट हैंड साइड आया तो प्लस हो गया और माइनस r जब दूसरी तरफ गया तो राइट पॉजिटिव हो गया। उसके बाद एलसीएम लिया मैंने यहाँ पे, एलसीएम अगर आपको नहीं लेना आता हो तो आप हमारा फाउंडेशन कोर्स दे सकते हैं। तो एलसीएम आपने यहाँ पर ले लिया, r की वैल्यू आ गई 12/10, आपने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 6 2 12, 5 2 10, r की वैल्यू आपके पास 6/5 आ गई। तो अब आपके पास r की 2 वैल्यू है। अब आप देखेंगे a की भी 2 वैल्यू है, r की भी 2 वैल्यू है, तो इसलिए हमारे यहाँ पर जो आंसर आएंगे इसमें वो भी 2 या 4 हो सकते हैं, क्योंकि a की 2 वैल्यू r की भी 2 वैल्यू, तो 4 आंसर आने की संभावना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने a की वैल्यू 10 ली, r की वैल्यू 4/5, और हमने जो स्टार्टिंग में 3 टर्म्स ली थी जीपी की, हमने ली थी a/r, a, ar, उसमें वैल्यू पुट करनी है। ये देखिए a/r, a, a की वैल्यू 10 है, r की वैल्यू 4/5 हमने अभी रखी है। तो यहां से आपकी 3 टर्म्स आ गई हैं, 25/2, 10, 8, ऐसी ये 3 टर्म्स हो सकती हैं जीपी में। अच्छा, उसके बाद a हमने 10 लिया, r की वैल्यू ली हमने 6/5, क्योंकि r की 2 वैल्यूज हैं। अभी हमने r की वैल्यू ली 6/5, तो हमारे पास जो जीपी बन रही है वो इस तरीके से बनेगी और फाइनली आंसर आएगा हमारे पास 25/3, 10, 12, ये भी जीपी हो सकती है। इसके अलावा जब a की वैल्यू -10 है और r लिया हमने 4/5, तो जीपी बन रही है हमारे पास -25/2, -10, -8, चेक कर लीजिए ये। उसके बाद a की वैल्यू -10 रखी हमने और r की वैल्यू ली हमने 6/5, तो उस टाइम पे हमारी जो जीपी आ रही है वो -25/3, -10, -12। तो ये आंसर है। 4 आंसर बनते हैं, इन चारों में से चारों के चारों ही आंसर है। नेक्स्ट अब जो हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं वो जून 21 में और दिसंबर 2015 में आया था। क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 13/12 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1, फाइंड द जीपी। तो हम देखेंगे 3 टर्म्स जनरली हम निकालते हैं, अगर कभी भी हमने जीपी बनानी हो तो 3 टर्म्स ले लेते हैं, और हमें पता है कि जीपी में जो 3 टर्म्स होती हैं वो होती हैं a/r, a, ar, इस तरीके से हम लेते हैं। तो क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि जो 3 टर्म्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो -1 है, यहां देखेंगे एंड देयर प्रोडक्ट इज -1। तो मैंने जो एक टर्म है वो है a/r, उसके बाद दूसरी टर्म है a, तीसरी टर्म है a इंटू r। तो ये 3 टर्म्स लिए, तो इन तीनों नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वल टू हो जाता है -1 के। अगर आप देखेंगे r से r यहाँ पर डिवाइड हो गया, ठीक है जी। उसके बाद a इंटू a क्यूब बन गया इक्वल टू -1। तो यहाँ पर जो क्यूब रूट था, ये जो क्यूब था वो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। जो भी चीज यहाँ पर क्यूब में थी, जो चीज यहाँ पर पावर में होती है यानी कि एक्सपोनेंट फॉर्म में होती है, वो दूसरी तरफ जाके रूट में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर a क्यूब था वो क्यूब रूट हो गया -1 का, और -1 का जो क्यूब रूट है वो -1 ही होता है। a की वैल्यू आपके पास आ गई -1। अच्छा, उसके बाद इन्होंने बोला है देयर सम इज 13/12। इन तीनों टर्म्स को अगर आप ऐड करते हैं, तो उसका जो सम है वो 13/12 हो जाता है।
तो यहाँ देखते हैं जरा हम। अब यहाँ पर देखेंगे मैंने तीनों टर्म्स को ऐड कर लिया, a/r प्लस a प्लस AR, तीनों टर्म्स को ऐड कर लिया इक्वल टू 13/12। जो क्वेश्चन में बोला था वही मैंने किया है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखेंगे मैंने a की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि a की वैल्यू -1 थी, इसलिए यहाँ पर -1/r प्लस a था, क्योंकि a की वैल्यू -1 है तो -1 लिख दिया है यहाँ पे, और AR वैसे ही -1 इंटू जो r है वो -r हो गया तो -r लिख दिया, क्योंकि a की वैल्यू -1 है, तो इस इक्वेशन में मैंने a की वैल्यू पुट कर दी है। तो ये वाला आपके पास आ गया, दैट इक्वल टू 13/12। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पर एलसीएम ले लिया। एलसीएम आपका क्या आ गया, r आ गया। एलसीएम लेके अगर आप देखेंगे -1 -r² आ गया इक्वल टू 13/12। तो उसके बाद आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, 12 को सबसे मल्टीप्लाई किया और r को 13 से मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसमें आपस में, यहाँ देखेंगे 12 इंटू -1 -r -r²। आप याद रखिए कि जो 12 है ये सिर्फ किसी एक के साथ नहीं मल्टीप्लाई हो रहा, पूरे के पूरी चीजों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। इससे पता चलेगा जो 12 है वो सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू r इंटू 13। 12 को जब आप इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू -1 -12, 12 इंटू -r -12r, 12 इंटू -r² -12r² इक्वल टू 13r। उसके बाद आप 13r को लेफ्ट साइड लेकर आएंगे, जो प्लस 13r था वो -13r हो गया, राइट साइड में आपका 0 बच गया। तो आगे सॉल्व करेंगे आप इसको, -12r² -25r -12 इक्वल टू 0। 25 कैसे हो गया, -13r और -12r जो थे वो दोनों ऐड हो गए और -25r बन गए। और इसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, क्योंकि यहाँ पर जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट इसमें जो साइन आ रहा है यहाँ पर सबसे पहले जो जिसकी पावर सबसे ज्यादा है वो है 12r², और उसके आगे साइन माइनस का, तो मैं क्या करूंगा, इसके सबके साइन चेंज कर दूंगा। हालांकि कंपलसरी नहीं है, बट अगर चेंज करें तो इजी रह जाता है, इसलिए मैंने पूरी की पूरी इक्वेशन के साइन चेंज कर दी। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, बाई चेंजिंग द साइन ऑफ द होल इक्वेशन। इक्वेशन के जो रूल हैं वो आपको ऐसा करने के लिए अलाउ करते हैं, तो आप पूरी की पूरी इक्वेशन के साइन जो है वो चेंज कर सकते हैं, पर सबके करने पड़ेंगे। अगर आप करते हैं तो सबके ही करने पड़ेंगे। ये हो गया 12r² प्लस 25r प्लस 12 इक्वल टू 0। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है। जो 25r है उसको स्प्लिट करना है, और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करते हैं, हालांकि ये हमारे बेसिक कोर्स में भी है। अगर आप यहाँ देखेंगे 12 कांस्टेंट टर्म 12 है, और r² का जो कोफिशिएंट है वो भी 12 है, तो 12 इंटू 12 कितना हो गया, 144। यानी कि हमने 25r को इस तरीके से स्प्लिट करना है, दो हिस्सों में ब्रेक करना है, ताकि हमारे पास मल्टीप्लाई करके 144 आए और प्लस और माइनस करके हमारे पास 25r आए, प्लस और माइनस करके 25r आए। तो हमें पता है 16 इंटू 9 जो है वो 144 होता है, ठीक है, 144। तो 16 प्लस 9 जो है वो 25 भी होता है। इसका मतलब फैक्टर हमारे क्या आएंगे, 16r और 9r। मैंने दोनों प्लस के इसीलिए लिए क्योंकि दोनों को ऐड करके 20 प्लस 25r आना चाहिए, और दोनों को मल्टीप्लाई करके 144 आना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर प्लस 16r और प्लस 9r आ गए। तो 25r हमारा इन दो फैक्टर्स में स्प्लिट हो गया है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर 12r² और 16r में कॉमन क्या है, एक तो 4 कॉमन है, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 कॉमन है, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो r बाहर आ गया, तो 4r बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा, 3r। 4r को आप 3r से मल्टीप्लाई करेंगे 12r² आ जाएगा, प्लस 16r में से आपने 4r बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा 4, तो 4r इंटू 4 कितना होता है 16r। प्लस एक बात और, जो चीज यहाँ पर आती है उसको पहले यहाँ लिख दो, थोड़ी सी जगह छोड़ दो और यहाँ पर लिख दो 3r प्लस 4, क्योंकि जो ये चीज आती है वो यही चीज यहाँ पे भी सेम वही चीज आती है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हमेशा ऐसा होता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया, उसके बाद ये जगह छोड़ दी, यहाँ पर जगह छोड़ दी, प्लस 3 लिखा मैंने, जगह छोड़ दी। यहाँ पर मेरे बची प्लस 9r, तो 3r को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, प्लस 9r आ जाए, दैट इज प्लस 3, इसलिए प्लस 3 यहाँ आ गया। अगर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो बिल्कुल ये दोनों चीजें आएंगी। उसके बाद 4r प्लस 3 जो ब्रैकेट के बाहर थे, पैरेंथेसिस के बाहर थे, तो 4r प्लस 3 वो एक फैक्टर बन गया, और जो दोनों थे ये जो दोनों थे सेम इनमें से सिर्फ एक ही लिया जाता है, दैट इज 3r प्लस 4 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे आप उसके नेक्स्ट स्टेप में, आप पहले इसको इक्वल टू 0 करेंगे, उसके बाद इसको इक्वल टू 0 करेंगे। पहले वाले फैक्टर को आप इक्वल टू 0 करेंगे, 4r प्लस 3 इक्वल टू 0, 4r इक्वल टू -3, r इज इक्वल टू -3/4। तो r की वैल्यू आपके पास -3/4 आ गई है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे 3r प्लस 4 इसको इक्वल टू 0 करेंगे,
तो यहाँ पर 3r इज इक्वल टू -4 आ गया। जब 4 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, r की वैल्यू -4/3 हो जाएगी, क्योंकि 3 यहाँ पर r के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास r की 2 वैल्यू आ गई है। अब a की हमारे पास a की जो वैल्यू है वो है -1, r की है 2, तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों को फिलअप करेंगे। When a is equal to -1 and r is equal to -3/4, then the required numbers are, तो वैल्यू पुट करेंगे a/r, a into r, उसमें वैल्यू पुट करेंगे। आपके पास जो जीपी आएगी वो है 4/3, -1, 3/4। दूसरा देखेंगे हम, when a is equal to -1 and r is equal to -4/3, then the required numbers are, जीपी किस तरीके से बनेगी, a/r, a into r, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो जीपी आएगी वो 3/4, -1, 4/3, ये आपके आंसर आ जाएंगे। यहाँ पर आपकी 2 जीपी आएंगी। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा था वो ये था कि इन 30 दिनों में हम टोटल कितना पैसा डोनेट करेंगे, वो अब देखते हैं। तो हमारी जो जीपी बन रही थी वो थी 1, 2, 4, 8, डैश डैश डैश, और उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे एसएन का। एसएन इज इक्वल टू ए इंटू आर इज टू पावर n-1 अपॉन r-1, और ये तब होता है अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो हम यहाँ देख रहे हैं हमारे पास जो r की वैल्यू है वो हमारे पास कितना है, 2 आ रखा है यहाँ पर। तो सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि सम ऑफ 30 टर्म्स, क्योंकि 30 डे तक हम ये कर रहे हैं, a की वैल्यू हमारे पास है 1 इंटू r की वैल्यू हमारे पास है 2, r इज टू पावर n, दैट इज 30 - 1 अपॉन r की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 - 1। तो सम ऑफ 30 टर्म जो है इक्वल टू हो गया 2 रेज टू पावर 30 - 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा ये। तो अब देखते हैं जरा कितना आता है इसका आंसर। 2 रेज टू पावर 30 पहले देखेंगे हम। तो 2 रेज टू पावर 30 हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज 1073741824। अगर आप देखेंगे तो यहां आप देखेंगे 2 रेज टू पावर 30 की जो वैल्यू है वो इतनी आ रही है -1, यानी कि आपके पास 1073741823 इतने रुपीस आप एक महीने में डोनेट करेंगे अगर इसी तरीके से हम डोनेट करना जारी रखते हैं। तो 1,07,37,41,823 रुपए, यानी कि लगभग 1 अरब से ऊपर का डोनेशन आपको देना पड़ेगा अगर हम इसी क्रम से डोनेट करते हैं। तो देखिए कितनी छोटी सी चीज लग रही थी, एक दिन में 1 रुपया, और कितना ज्यादा इसका जो, अगर हम 30 दिन तक जारी रखते हैं तो कितना ज्यादा इसका आंसर आ रहा है। कहने का मतलब है कि ये 4-6 दिनों तक तो ये ठीक हो लग सकता है, बट उसके बाद अगर 15-20 दिन या हम 30 दिन की बात करें तो दिस इज इम्पॉसिबल फॉर अ कॉमन मैन टू डोनेट सच अ मनी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन। If 3 numbers are in GP, then the middle number is called geometric mean between the other two and is generally denoted by G। अगर हमारे पास 3 टर्म्स हैं GP की, तो उनमें से मिडल टर्म को हम ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं और इसको हम G से डोनेट करते हैं। If A, G, B are in GP, यहाँ पढ़ रहा हूँ, then G is called geometric mean between A and B। हम कैसे लिखेंगे इसको, क्योंकि हमें पता है जो कॉमन रेशियो होता है वो होता है राइट टर्म डिवाइडेड बाई लेफ्ट टर्म। G अपॉन A ये भी कॉमन रेशियो है, B अपॉन G ये भी कॉमन रेशियो, दोनों बराबर होने चाहिए। और यहाँ पर अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो G स्क्वायर इज इक्वल टू AB और G आपका AB का अंडर रूट, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन जो है आपका वो फर्स्ट टर्म और जो थर्ड टर्म है उसके स्क्वायर रूट के बराबर है। टू फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स इज द स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट। सिंपली जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसी को हमने यहाँ पर इलेबोरेट किया है। इफ A, B आर बोथ पॉजिटिव देन G इज स्क्वायर रूट ऑफ AB, यानी कि अगर A और B दोनों पॉजिटिव हैं तो ज्योमेट्रिक मीन आपका स्क्वायर रूट ऑफ AB होगा। अगर A और B दोनों आपके नेगेटिव हैं तो ज्योमेट्रिक मीन आपका माइनस AB अंडर रूट होएगा।
और एक चीज और याद रखिए कि अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। अरिथमेटिक मीन हमने कहाँ पढ़ा था? अरिथमेटिक मीन हमने पढ़ा था एपी में। तो अरिथमेटिक मीन हमारा ज्योमेट्रिक मीन के या तो बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। यस, अगर ए और बी के बीच में एन अरिथमेटिक मीन्स हैं, मोर देन 1 है, तो उसका प्रोडक्ट कैसे आएगा? दैट इज सिंपली g raised to power n is equal to square root of ab 4 raised to power n. Next is to insert n geometric mean between a and b. अगर a और b के बीच में आप n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे 3 ज्योमेट्रिक मीन डालना चाहते हैं, 4 ज्योमेट्रिक मीन डालना चाहते हैं, तो कैसे डालेंगे? ये मैंने a लिखा और लास्ट में मैंने यहाँ पर b लिखा, बीच में मैंने खाली छोड़ दिया। जैसे मुझे 3 अरिथमेटिक मीन डालने हैं तो g1, g2, g3 ऐसे करके मैं डालूंगा, और अगर nth अरिथमेटिक मीन है तो gn लिखूंगा। तो जो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन होगा एक्चुअल वो सेकंड टर्म होगी। ध्यान देखिए, ये तो फर्स्ट टर्म है, तो जो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन है वो हमारी सेकंड टर्म है, जो सेकंड ज्योमेट्रिक मीन है वो हमारी थर्ड टर्म है, और जो थर्ड ज्योमेट्रिक मीन है हमारा वो फोर्थ टर्म है, एंड सो ऑन। बी को हम l लिखेंगे, दैट इज लास्ट टर्म। एक न्यूमेरिकल करके देखेंगे। इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 48। 3 एंड 48 के बीच में मुझे 3 ज्योमेट्रिक मीन डालने हैं, तो मैं मान के चल रहा हूं कि g1, g2, g3 जो है वो 3 ज्योमेट्रिक मीन्स हैं जिनको 3 और 48 के बीच में हमने इंसर्ट कराना है। हियर a इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 48, यानी कि जो 48 है उसको हम क्या मानेंगे? l, दैट इज वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म। ये मान के चलेंगे कि जो 48 है वो लास्ट टर्म है और 3 जो है वो फर्स्ट टर्म है। a इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 48 एंड n इज इक्वल टू 5। 5 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि 3 और 48 तो दे रखे हैं, 3 मुझे ज्योमेट्रिक मीन डालने हैं, तो 3 और 2 कितने हो गए? 5। 1 2 3 4 5। इट मींस देयर आर 5 टर्म्स, तो n की वैल्यू 5 हो गई। फॉर्मूला यूज करेंगे हम, l इज इक्वल टू a r n माइनस 1, दैट इज लास्ट टर्म का फॉर्मूला है। l की वैल्यू 48 है, a की वैल्यू 3 है, r हमें नहीं पता, n की वैल्यू 5 है, और n माइनस 1 दैट इज 5 माइनस 1। सॉल्व करेंगे इसको आगे। 5 माइनस 1 यहाँ पर 4 हो गया, r की वैल्यू 4 आ गई है, और 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, उस 3 को मैं दूसरी तरफ लेके गया हूँ लेफ्ट साइड, और वो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। और 3 और 48 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 16 आ जाता है। 16 इज इक्वल टू r रेज़्ड टू पावर 4, और मैं ये जानता हूँ कि जो 16 है वो 2 रेज़्ड टू पावर 4 के बराबर है। यस, यहाँ पर हमारी पावर्स क्या हो गई? इक्वल हो गई, यानी कि एक्सपोनेंट हमारे इक्वल हो गए। अगर एक्सपोनेंट इक्वल हैं तो हम बेस को इक्वेट कर सकते हैं, और आप यहाँ देखेंगे एक्सपोनेंट इक्वल है तो बेस को मैंने इक्वेट कर दिया 2 इक्वल टू r, यानी कि r इक्वल टू 2। तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 2 आ गई है। अब हम देखेंगे वो ज्योमेट्रिक मीन g1 जो था, यानी कि वो जो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन था वो सेकंड टर्म थी, दैट इज ar। a की वैल्यू डाल दी, r की वैल्यू डाल दी, और फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन आ गया 5। नेक्स्ट, दूसरा ज्योमेट्रिक मीन हमारा था ar स्क्वायर, दैट इज थर्ड टर्म, और उसकी वैल्यू डाली, दैट इज इक्वल टू 12। आंसर आ गया। थर्ड ज्योमेट्रिक मीन इट वाज ar क्यूब, तो हमने वैल्यू पुट कर दी और इसका आंसर आ गया 24। तो ये हमारे पास 3 ज्योमेट्रिक मीन थे जिनको हमने 3 और 48 के बीच में इंसर्ट करवाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।